केस विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले छांगुर मियां के छल की बात करने जा रहे हैं, धर्मांतरण के उस जाल की जिसका दायरा दिनों दिन बढ़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक साइकिल पर घूमने वाला, अंगूठी बेचने वाला बाबा 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, जिसे लोग छांगुर बाबा के नाम से जानते थे। असल में उसका नाम जलालुद्दीन था। गांव में जिसे लोग एक फकीर समझते थे, वो करोड़ों की विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का गोरख धंधा चला रहा था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुआ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, पहले भी आपको बताएं, उसकी जो हवेली है उसकी मिट्टी में उसे मिला दिया गया, उस पर कार्रवाई करके, और दर्जनों बुलडोजर्स की मदद से हवेली को ध्वस्त किया गया है, जिसे बाबा ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ा किया था। और यहीं से चलता था धर्मांतरण का गोरख धंधा, करोड़ों की लेन देन और फर्जी ट्रस्ट का नेटवर्क। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा पर क्या बोला है, पूरा अपडेट आपको देंगे। दूसरी खबर, बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से जुड़ी है, जिसने सिस्टम की परतें उधेड़नी शुरू की, तब जाकर कार्रवाई हुई। सीधे शब्दों में यदि कहें तो नीतीश को देर से समझ आया और फिर उन्होंने योगी मॉडल अपनाया। पहले शूटर उमेश यादव पकड़ा गया, फिर हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ, और अब मास्टरमाइंड अशोक साव भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अशोक साव पटना का बड़ा कारोबारी है, वही शख्स जिसने इस मर्डर की पूरी साजिश रची। उदयगिरी अपार्टमेंट से पुलिस ने इसे धर दबोचा और खुलासा हुआ कि लाखों की सुपारी देकर उसने कारोबारी खेमका की हत्या करवाई। एक मायने में नीतीश पुलिस दावा कर रही है कि उमेश की निशानदेही पर यह गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या बिहार में व्यापार में अब बिना वसूली नेटवर्क के व्यापार नहीं चलाया जा सकता? और सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल बिहार की उस व्यवस्था का है जहां पैसा, पावर और अपराध एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनते दिख रहे हैं। बिहार डीजीपी थोड़ी देर में और क्या खुलासा करते हैं, इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर, पहचान वाले फरेब की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई थूक कांड की जो घटना थी, उसने श्रद्धालुओं के मन में गुस्सा और असुरक्षा दोनों को जगा दिया। आरोप है कि एक युवक उस्मान ने पवित्र कांवड़ पर थूक दिया। इसको लेकर शिव भक्तों का आक्रोश फूटा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी सलाखों के पीछे है। इस तरह की घटनाओं ने अब पूरे कांवड़ रूट की तस्वीर बदलने की मांग तेज कर दी है। अब सवाल नहीं, संदेश है कि कांवड़ मार्ग पर दुकान चलानी है तो पहचान दिखानी होगी, क्योंकि थूक जिहाद जैसी घटनाएं ये बता रही हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला हो रहा है। कैसे चेकिंग अभियान चलाया गया है आपको दिखाएंगे। बात भाषा विवाद और ट्रंप के टैरिफ फीवर की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात छांगुर मियां की, जिसके पूरे साम्राज्य को योगी फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया है। तो देखिए, खुलासा हैरान करने वाला हुआ है। और जब हमने आपको घर वापसी की खबर दिखाई थी, तब इस शख्स का जिक्र आया था, छांगुर बाबा, या ये कहें कि जलालुद्दीन, जिसको लेकर बड़ा खुलासा अब हो गया है। धर्मांतरण का एक बड़ा खेल ये नेपाल बॉर्डर के पास, ये जो शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, छांगुर मियां कह लीजिए, जलालुद्दीन कह लीजिए, ये शख्स एक बड़ा नेटवर्क धर्मांतरण का चला रहा था नेपाल बॉर्डर के पास। लेकिन शायद ये भूल गया था ये नेपाल बॉर्डर है, और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर अगर इस तरह की गतिविधि होगी, खुलासा होगा, तो हश्र क्या होगा। आज वो तस्वीर सामने आई है और बहुत बड़ी जानकारियां मिली हैं कि ये जो छांगुर नाम का शख्स है, इसका खाड़ी देशों से संबंध था, पूरा नेक्सस था, और एक पूरा एक तरह से कहें इकोसिस्टम इसके साथ वर्क कर रहा था, जहां फंडिंग करोड़ों में हो रही थी, और उसकी करोड़ों की जितनी मिल्कियत थी उसे कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिट्टी में मिलाया गया है। चलिए वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बताते हैं। पहले तस्वीरों के जरिए शुरुआत करेंगे, जिससे आप समझ पाए कि कैसे ताबड़तोड़ एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए, ये धर्मांतरण का किला है, जो 100 करोड़ का किला
इसी छांगुर नाम के एक अंगूठी बेचने वाले ने, नग बेचने वाले ने खड़ा किया और इस किले को पूरी तरह से अब ध्वस्त किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, करोड़ों की कोठी इसकी, जिसका खुलासा हुआ। और ये कोठी बनाने के लिए भी फंडिंग विदेशों से आती थी। धर्मांतरण से लेकर ये कोठी बनाने की जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो भी विदेशों से आती थी। पूरा खुलासा हो गया है। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये कोठी खड़ी की गई थी। अब इस पर कार्रवाई कैसे हुई है, कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और भारी पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। ये देखिए, पुलिस महकमा मौजूद था और भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ये कार्रवाई इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि ये सरकारी जमीन थी और इस पर तो भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। आपने तस्वीर भी देख ली। अब आपको बताते हैं प्रशासन ने कैसे एक्शन लिया है छांगुर बाबा के खिलाफ। प्रशासन ने कार्रवाई की है। मधपुर गांव है जहां बाबा का बुलडोजर पहुंचा। आलीशान कोठी पर 3 बुलडोजर से एक्शन लिया गया और इसी कोठी से छांगुर अपना साम्राज्य चलाया करता था। जो धर्मांतरण का खेल था वो भी इसी कोठी में चला करता था। और आपको बताएं कि इसी कोठी को अब पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा करके ये कोठी का निर्माण किया गया था और अब अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही है सरकारी जमीन। कार्रवाई चौतरफा होती दिखाई दी, जिस तरह की तस्वीर सामने आई है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र उस वक्त वहां मौजूद थे जब ये बुलडोजर एक्शन चल रहा था। राघवेंद्र की रिपोर्ट आपको बताते हैं कैसे पूरे इलाके में जहां जहां कब्जा था उसे हटाया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का जो ये पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर लाइव एक्शन आपको देखने को उपलब्ध करा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई में तनिक भी देरी नहीं लगी है और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स के बीच में यहाँ पर कार्रवाई जारी है। किस तरह से यहाँ बुलडोजर चल रहा है, भारी फोर्स है यहाँ पर, उसके घर के अंदर पुलिस आ चुकी है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं घर के अंदर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि आलीशान घर, यहाँ पर आलीशान घर है और यहाँ पर उतनी ही ज्यादा फोर्स है। मैं सहयोगी दीपक त्रिपाठी से कहूंगा ये दिखाएं किस तरह से, चाहे यहाँ महिला पुलिस की बात हो, चाहे यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर बल की बात हो, पीएसी भी यहाँ लगी है। बाहर बहुत सारी गाड़ियां हैं। इनके घरों के ऊपर, छांगुर बाबा घरों के ऊपर भी पुलिस पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि खुद घर के अंदर 2-2 बुलडोजर मौजूद हैं। तो आपने राघवेंद्र की रिपोर्ट देखी कैसे बुलडोजर एक्शन चल रहा था। इसको लेकर हमने डीएम पवन अग्रवाल से भी जानने की कोशिश की कि किस जमीन पर कैसे कब्जा किया गया है, क्या जानकारी मिली जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है और आगे भी क्या कार्रवाई का प्लान है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। देखिए, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे जी। तो बुलडोजर की सर संख्या भी बढ़ा दी गई है। जल्दी कार्य हो जाए इसके लिए अधिक बुलडोजर लगाए गए ताकि कार्य जल्दी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है थोड़ा, तो इसीलिए बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई। चारों तरफ सर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। क्या किसी बवाल की आशंका है जो यहाँ पर पुलिस चारों तरफ मौजूद है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बवाल की आशंका नहीं है। ये विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बाकी कोई बवाल की कोई आशंका नहीं। अभी देखिए, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम साहब को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद यह कार्रवाई हुई है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ किस तरह से गंभीर है इस पूरे प्रकरण को लेकर। ये देखिए, उनका पूरा ट्वीट ये सामने आया क्योंकि लड़कियों का अवैध धर्मांतरण करता था ये छांगुर नाम का जो शख्स है, जलालुद्दीन नाम का जो शख्स है, उसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ढिलाई या इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। और इस शख्स को उन्होंने देश विरोधी करार दिया है। कहा है कि कानून व्यवस्था पर किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही वजह है कि संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई का भी उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आपको बताते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी हैं
और ऐसे में जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी भी है। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, उनकी तरफ से क्लियर मैसेज दे दिया गया है। आरोपी और उसके गिरोह की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देशित कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने क्लियर बता दिया है कि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार इस पर क्या कह रहे हैं, इस कार्रवाई को लेकर, उनको सुनिए। अवैध मकान बनाया गया था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया विधिक रूप से चल रही है और पूरा निस्तारण जो विधिक रूप से कराया गया उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। मैं देख रहा था क्रॉस के निशान लगाए थे, नोटिस भी चस्पा हुआ था, उसके बाद ही ये कार्रवाई, उसके बाद ही कार्रवाई चल रही है। सर ये वाला जो मकान दिख रहा है जहाँ पे पुलिस फोर्स है, उस पर भी कार्रवाई होगी? अभी फिलहाल इस पे कार्रवाई चल रही है और इसको आज हम लोग पूरा करेंगे। आज इसको पूरा करेंगे, उसके बाद आगे का चार्ज मिलता है, उसपे भी काम करेंगे। उसके अलावा जो भी जहाँ भी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये जो छांगुर मियां था, दरअसल ये धर्मांतरण का सरगना था, बकायदा लड़कियों का रेट इसने तय किया था। क्या क्या खुलासा हुआ है, कैसे ये पता चला कि ये सरगना है, जरा आपको डिटेल देते हैं। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया और छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य भी इसके साथ गिरफ्तार हुए। छांगुर के गुर्गों के 40 से ज्यादा बैंक खाते मिले हैं जांच में। इन खातों में संदिग्ध खातों से पैसा आता जाता था, यानी पैसे लगातार बाहर से आ रहे थे, ये खुलासा हो गया है। छांगुर बाबा के खातों से 100 करोड़ रुपए मिले और सोचिए इतने पैसे तो मिले हैं, इससे पहले कितने खर्च किए होंगे इसने, इसकी जानकारी अभी नहीं। छांगुर और उससे जुड़े लोग खाड़ी देशों में एक्टिव रहे हैं, वहां से पैसों का आना जाना रहा है। छांगुर खुद 40 देशों की यात्रा कर चुका है, 40 बार बताया गया कि वो जा चुका है खाड़ी देशों में। अवैध धर्मांतरण में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका का अब शक जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह से पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, व्यवस्था दिख रही है, नेक्सस दिख रहा है, ऐसे में हो सकता है कि और लोग हो इससे जुड़े हुए। एटीएस और एनआईए दोनों छांगुर से कड़ी पूछताछ कर रही हैं, ये समझने के लिए कि इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताएं, ये भारत में जाकिर नाइक जैसा बनना चाहता था, उतना पॉपुलर होना चाहता था और चाहता था कि लोग इसे मुस्लिम धर्म गुरु के नाम पर एक्सेप्ट करें, वैसा ही समझने लगे। अपनी छवि ऐसे बनाने में जुटा हुआ था। कैसे ये खुलासा हुआ, चलिए डिटेल आपको देते हैं। हुआ क्या, दरअसल इस्लामिक संगठनों में ये पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, इसका मकसद यही था। छांगुर के तार नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक फैले बताए जा रहे हैं। नागपुर के धार्मिक संगठन से ये जुड़ा हुआ था, स्वघोषित सूफी संत बनने की तैयारी में था छांगुर। एटीएस की एफआईआर में नागपुर के ईदुल इस्लाम का नाम आया है। इस संगठन के तार भी धर्मांतरण से जुड़े बताए जा रहे हैं। छांगुर के इशारे पर ब्रेन वॉश का काम वहां पर मुहिम बन गई थी। उतरौला में बड़ी मस्जिद का ये निर्माण करा रहा था और इलाके में खुद को पीर बाबा ये घोषित कर चुका था। तो जो आसपास के लोग थे वो तो सोचते थे कि कोई फकीर है, पीर बाबा है, लेकिन दरअसल ये उसी भेष में एक ऐसा शख्स था जो सरगना भी था, जो धर्मांतरण का रैकेट भी चला रहा था और जो इसी तरह खाड़ी देशों से पैसे भी बना रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हमारी सहयोगी की। आप देखिए वहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी उस पर काम चल ही रहा है। उसके पीछे भी एक मस्जिद है जो पूरी तरह से बनी हुई है, बहुत पहले से बनाई गई है और उसके पीछे एक मदरसा है जहाँ पर छांगुर बाबा यहाँ पर लोगों को अरबी भाषा की पढ़ाई कराता था। उन मदरसों में वहाँ पर उर्दू भी नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती थी, सीधा मजहबी उनको शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उन मस्जिदों में भी वह धर्मांतरण का काम करता था। एक नई मस्जिद और बनाई जा रही है और यह पूरा जो मकान यह जो बनाया गया है हवाला के पैसे से, गलत गतिविधियों से। लेकिन कैसे इस फर्जी बाबा का गेम ओवर हुआ, खुलासा कैसे हुआ है, जरा आपको बताते हैं। कुछ ही सालों में छांगुर ने अपना गिरोह बढ़ा लिया था और खुद सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन बन गया था। इसी नाम से खुद को पहचानने की कोशिश लोगों से करवा रहा था। उसके गुर्गे अलग अलग राज्यों में फैल गए थे और लखनऊ में इस गिरोह का भांडा फूटा, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहले लखनऊ की गूंजा गुप्ता सामने आई और अमित बनकर अबू अंसारी ने गूंजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण पर मजबूर किया था। हिंदू संगठनों ने गूंजा की घर वापसी करवाई, जिसके बाद छांगुर के गिरोह के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। आपको याद होगा कि 3 जुलाई को हमने आपको खबर दिखाई थी जहां 1 दर्जन लोग लखनऊ में वापसी किए थे, घर वापसी किए थे और सबने इसी शख्स का नाम लिया था। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये तो दर्जन भर नहीं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये अपने जाल में फंसा रहे। और ये चिट्ठी देख लीजिए, ये
जो चिट्ठी सामने आई है सहारनपुर से सामने आई है। एक शिकायत आई है छांगुर को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद, और इसमें बताया गया कि छांगुर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करा रहा था बल्कि घुसपैठिए भी ला रहा था। वो कोई भी हो सकते हैं, आतंकी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अभी वो जांच का पहलू है। लेकिन ये चिट्ठी ये बता रही है कि ये घुसपैठियों को भी भारत में भसाने का काम कर रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में ये लगा हुआ था। खुलासे लगातार कैसे हो रहे हैं समझिए। छांगुर बाबा देश में घुसपैठिए ला रहा था, ये पता चला इस चिट्ठी से। सहारनपुर से बड़ा खुलासा हुआ है, नेपाल के रास्ते घुसपैठियों को लाया गया और सहारनपुर के एक मकान पर इसने कब्जा कर रखा था। मकान मालिक को घर से निकाल दिया और घुसपैठियों को जबरन भाई बनाने का जवाब दिलवाता था। यानी अगर कोई आए और पूछे कि ये कौन है जो आपके घर में रह रहे हैं, तो ये मकान मालिक को कहना पड़े कि ये हमारे भाई हैं, चाहे उनका कोई रिश्ता हो या ना हो। इस तरह का दबाव ये बनाता था। पीड़ित शहाबुद्दीन ने सीएम से अब फरियाद लगाई है और कहा है कि हमारी मदद कीजिए। ये पूरा खुलासा उन्हीं की तरफ से किया गया है। शहाबुद्दीन बता रहे हैं कि कैसे ये घुसपैठियों का ठिकाना उनके घर पर बनवा रहा था। सुनिए कैसे उन्होंने पूरा खुलासा किया। 2 संगीत लोगों को लाके मुझे मेरे घर में बसा दिया, मुझे मारा छेता, घर से बाहर निकाल दिया। कस्बे के जिम्मेदार से कई महीने बाद मेरा कोई जिम्मेदार साथ नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में गया, एप्लीकेशन दिए मैंने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन लोगों ने मेरा ही भाई बना के उन्होंने कहा इसको भाई मानो। अब बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ मैं। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि छांगुर नाम का ये शख्स सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त था। और ऐसे में एटीएस और एनआईए हर पहलू पर जांच कर रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जाति देखकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन जारी है। छांगुर बाबा नेपाल से सटे गांव में रहता था और यहीं से उसने पूरे देश में धर्मांतरण के अवैध नेटवर्क को फैलाना शुरू किया। किसी जमाने में अंगूठियां और अंगूठी के पत्थर बेचने वाला छांगुर पिछले 10 से 15 सालों में ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। छांगुर बाबा जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि उसने पिछले 10 सालों में 40 बार खाड़ी देशों का दौरा किया, देश विरोधी ताकतों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के लिए विदेशों से मोटी फंडिंग भी जुटाई। बलरामपुर जिले का उतरौला गांव छांगुर का ठिकाना था, जहां धर्मांतरण के खेल के साथ साथ दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठियों के रहने की पूरी व्यवस्था थी। ये बड़ा सा हॉल आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा हाल है। आप देखिए कि यहाँ पर जो सोफा है वो भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सोफा आप देख सकते हैं, ये बड़ा से चारों तरफ से सोफा जो यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। एक साथ में सैकड़ों लोगों के खाने की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, एक बड़ा सा जो रूम है उसको किचन में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा सा बेडरूम आप देख सकते हैं ना, ये डबल बेडरूम है। देखिए डबल बेड है यहाँ पे लगा हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ये भूल गया था कि बलरामपुर भले नेपाल बॉर्डर से सटा हो, लेकिन ये जिला उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है और उत्तर प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले का हश्र वही होता है जो आज छांगुर बाबा के साथ हो रहा है। भोली भाली लड़कियों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाकर करोड़ों की कमाई करने वाले छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर गरज रहे हैं। जो अवैध मकान बनाया गया था उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया विधिक रूप से चल रही है और पूरा निस्तारण जो विधिक रूप से कराया गया उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो भी जहाँ भी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। जलालुद्दीन धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड है। कानून के हाथ उस तक ना पहुंचे, इसलिए उसने पहले अपनी धार्मिक जमीन मजबूत की, इलाके में कई मस्जिदों का निर्माण कराया और बन गया पीर बाबा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। लेकिन इस मस्जिद में भी किताबी नहीं बल्कि जिहादी पाठ पढ़ाया जाता था। उर्दू के बजाय बच्चों को फारसी भाषा सिखाई जाती थी। मस्जिद का भी निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी उस पर काम चल ही रहा है। उसके पीछे भी एक मस्जिद है जो पूरी तरह से बनी हुई है, बहुत पहले से बनाई गई है। और उसके पीछे एक मदरसा है जहां पर छांगुर बाबा यहां पर लोगों को अरबी भाषा की पढ़ाई कराता था। उन मदरसों में वहां पर उर्दू भी नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती थी। एटीएस के मुताबिक छांगुर ने मुंबई के नवीन रोहरा और उनकी पत्नी नीतू को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया, उन्हें बलरामपुर लाया
नीतू को नसरीन और नवीन को जमालुद्दीन का नाम दिया और इन्हीं के नाम से शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदना शुरू की। जिस कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो भी इन्हीं के नामों पर है, यानी छांगुर बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा। धर्मांतरण की पूरी साजिश छांगुर की और नाम नसरीन और जमालुद्दीन का। ऐसे में सीएम योगी की पुलिस छांगुर बाबा के साथ साथ उसके पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने में जुट गई है। जो भी इस तरह का जघन्य अपराध है और उससे जुड़े हुए अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो अपराध हैं, इस तरह की जो क्राइम है, उस पर जो है वो किसी तरह की जो है वो सियासत करना बैड टेस्ट में है। छांगुर बाबा के तार बलरामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुंबई, नागपुर और पुणे तक फैले हुए हैं। ऐसे में एटीएस और एनआईए छांगुर और उससे जुड़े सभी जिहादियों की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि ये लोग धर्मांतरण ही नहीं, देश की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे थे। देखना ये होगा कि इस फर्जी बाबा को लेकर कौन से नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही, जहां छांगुर मियां को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर मियां के घर से कलावा और कुरान बरामद किए गए। कलावा और कुरान, ये दोनों चीजें बरामद की गई, यानी धर्मांतरण का खुला खेल जो चलता था वो एक्सपोज हो रहा है। कलावा उतरवाया जाता था शायद, और कैसे धर्मांतरण कराया जाता था ये समझने के लिए तस्वीरें काफी हैं। तस्वीर देखिए, कलावा भी मिला है और कुरान भी मिली है। और एक और खुलासा इसी से जुड़ा, आपको बताएं 70 दिन से लखनऊ के होटल में रुका हुआ था छांगुर। इसी होटल में छांगुर लव जिहाद और धर्मांतरण कराता था। एटीएस ने छांगुर और उसकी प्रेमिका को यहीं से पकड़ा है। 70 दिन से बताया जा रहा है कि लखनऊ में छिपा था, तो कहां फंसा हुआ था, कहां खुद को छुपा रहा था, यह खुलासा भी हो गया है। 70 दिन से एक होटल में छिपा हुआ था छांगुर और उसकी प्रेमिका को पकड़ा गया है। तो सिर्फ छांगुर पकड़ा नहीं गया है, आपको बताएं कि उसकी प्रेमिका भी पकड़ी गई है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, छांगुर धर्मांतरण केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है, क्योंकि पैसों का जो लेन देन का पूरा खेल चल रहा है खाड़ी देशों से, उसको लेकर अब जांच आगे बढ़ेगी। ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आप समझिए, इस केस में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मनी ट्रेल की अब पूरी जांच ईडी संभालने वाली है। ये मामला बड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छांगुर धर्मांतरण केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। क्योंकि कहा जा रहा है जो पैसों का लेन देन हो रहा था, जो फंडिंग हो रही थी, वो खाड़ी देशों से हो रही थी। बकायदा छांगुर 40 बार बताया जा रहा है कि खाड़ी देश जा चुका है। और ऐसे में ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ली है, इसको जांच के दायरे में अब लाने वाली है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर क्राइम ग्राफ को लेकर कई सवाल चल रहे थे। कारोबारी खेमका की हत्या के साथ विपक्ष हमलावर था और सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर क्या कर रही है सुशासन बाबू की सरकार। तो सरकार ने अब इस पर जवाब दिया। और इस बीच आपको बताएं, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जहां खेमका मर्डर को लेकर बड़ी जानकारी पुलिस दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रहित किया गया, जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है, उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। हैंड ओवर टू माइक है, हैंड
इसमें जब हम लोग अनुसंधान शुरू किए इसमें तो जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा और जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया था इसमें। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली उसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंदर नहीं। जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ इसमें जो उमेश यादव है उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहब हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था ज़मीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात है। जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटोस ऑपरेंडिस क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन अभी जो बात आई है ज़मीन जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं
जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो रही थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं, उस मोबाइल बिहार पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिनमें बताया गया है कि कैसे सीसीटीवी की मदद से ये पूरा केस क्रैक किया गया। अशोक साव जिनका पूरा खुलासा हुआ है कि वो शामिल थे, उनकी संलिप्तता थी, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जमीन को लेकर ये पूरा मामला था जिसमें खेमका को मौत के घाट उतारा गया है। नीतीश कुमार देर से जागे, लेकिन उन्होंने कैसे योगी मॉडल माफ कीजिएगा अपनाया है, अब वो आपको बताने जा रहे हैं। जरा आपको बताएं कि इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि अब इस मामले में एक्शन हो चुका है। एक शख्स का एनकाउंटर हुआ है जो हथियार सप्लाई कर रहा था, शूटर पकड़ा गया है, जो मुख्य साजिश करता था, जिसने सब प्लानिंग की, अशोक साव, वो पकड़ा गया है। लेकिन अब जेडीयू ने कैसे ट्वीट किया है, देखिए, तेजस्वी पर निशाना साधा है। ये क्योंकि राजनीति का विषय बन गया था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे तेजस्वी की तरफ से। ट्वीट फुल फ्रेम करिएगा, जरा सुनवाइए लोगों को कि कैसे ट्वीट करके अब जेडीयू सवाल पूछ के एपिसोड के गेस्ट। आइए स्वागत करते हैं आज के एपिसोड के गेस्ट राजद के राजकुमार फेलस्वी यादव का। आज इनके दिमाग को जांचा जाएगा। अरे ये तो हार्डकोर नकलची क्रेडिट चोर निकला। आइए स्वागत करते हैं आज के एपिसोड के गेस्ट राजद के राजकुमार फेलस्वी यादव। तो देखा आपने, जेडीयू ट्वीट कर रहा है, वहीं आपको बताएं जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके प्रश्न पूछा है। कहा है कि आपराधिक घटनाओं का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपराधियों के डर से हम शासन राक्षसों के हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि तेजस्वी कह रहे थे कि हमारी सरकार में ज्यादा अच्छी स्थिति थी। वो कह रहे हैं ये वह बिहार नहीं जहां माफिया मुख्यमंत्री निवास से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते थे, ये नया बिहार है जहां अपराधियों को उनकी ठोकाई शुरू हो गई। ये लिखा है जीतन राम मांझी ने। यानी जो एक्शन हुआ है उसको लेकर अब सत्ताधारी दल बता रहा है कि अब वो वाली सरकार नहीं है। जंगल राज का जो जिक्र आता था, जो कहा जा रहा था कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, उस पर अब जेडीयू और मांझी पूरी तरह से सरकार को डिफेंड भी कर पा रहे, क्योंकि एक्शन तो हो गया, एनकाउंटर भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है, खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आरजेडी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि चुनावी मौसम है। कैसे वार पलटवार चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए। दिस इज नॉट जंगल राज, ये राक्षसों का राज है। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद छिड़ी जंगल राज वर्सेस राक्षस राज की लड़ाई अब भी जारी है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव सरकार पर महाजंगल राज होने का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं अब हथियार सप्लायर विकास उर्फ राजा के एनकाउंटर के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी को आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एनकाउंटर से अपराधियों को संदेश चला गया है कि इस सरकार में तालमेल नहीं रहता है, जैसे जंगल राज की सरकार में रहता था। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, इनकाउंटर भी हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। अपराधियों को संदेश चला गया है कि ये सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है, कि जंगल राज के दौर में सरकार से अपराधियों का तालमेल रहता था। जो अपराधी अपराध करेगा वो उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, जबकि इन्हें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि यही अपराधियों को संरक्षित करते थे। अपराधी की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें, ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। वहीं जेडीयू नेताओं का आरोप है कि लालू राबड़ी सरकार में तो अपहरण का व्यापार चलता था, रोज हत्याएं होती थी और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था,
जहां अपहरण का उद्योग चलता था। घटना कहीं भी हो सकती है, घटना घटती है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। साफ है कि जिस तरीके से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद नीतीश सरकार पर हमलावर थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, वैसे ही अब बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी और आरजेडी पर हमलावर हैं। यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज की याद दिलाकर आरजेडी को घेरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन तमाम चीजों के बीच पप्पू यादव भी पीछे नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि नेता और अधिकारी ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुनिए जरा पप्पू यादव को। सारी कुकर्म, सारा पाप, जमीन में पैसा इन्वॉल्व, बालू में पैसा इन्वॉल्व, सब कुछ में, और जब अपने रसूख के लिए और जमीन को कब्जा करने के लिए एक व्यापारी को मरवा रहा है। ये नेता है तो मरवाए हैं, पदाधिकारी तो मरवाए हैं, और ये मरवाते रहेंगे। क्या आपको लगता है अभी इस पूरे मामले में 3 अरेस्टिंग हुई है सिर्फ? भैया ये सब तो बकवास है, कोई अरेस्टिंग बकवास है। केस को ढकने के लिए ना हथियार मिला, ना लोकेशन है उसका, ना गाड़ी मिली। उसके पहले बेटा को मारा, उसका सारा केस लोग रफा दफा हो गया। जो लोग जेल गए निकला, उसको भी गोली मार दिया गया। गोली क्यों मारा पता नहीं चला। शूटर को पैसा किसने दिया, क्यों मरवाए, ये भी पता नहीं चला। ना आगे चला ना अभी चलेगा। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे थूक जिहाद को लेकर कांवड़ियों के रुख की। आपको याद होगा जब कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बात की जा रही थी, हिंदू संगठन कह रहे थे जो कांवड़ रूट है उसमें नेम प्लेट जरूर लगाएं। और जैसे ही ये बात शुरू हुई कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी, लेकिन अब वो तस्वीरें आ गई हैं जिसकी वजह से ये जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि फिर से थूक जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं। और ऐसे में जो कांवड़िए हैं या जो हिंदू संगठन है, उनकी जो मांग है कि नेम प्लेट लगाएं, बताएं अपनी पहचान का फरेब ना करें, वो मांग बहुत जायज और वाजिब लगने लगी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा तस्वीर के जरिए आपको पूरी खबर समझाते हैं, क्योंकि एक और प्रकरण वैसा ही सामने आया। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर से कैसे पंडित जी ढाबा जो था वो दरअसल पंडित जी का ढाबा नहीं था, वो खुलासा हुआ। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। थूक जिहाद पर विवाद खड़ा हो गया। ये पूरा मामला यहाँ से शुरू हुआ कि एक शख्स ने दरअसल कावड़ पर ही थूक दिया। आप सोचिए, खाने पर नहीं, कावड़ पर ही थूक दिया। और उसके बाद ये खुलासा हुआ, जिसके बाद कावड़ियों में भारी नाराजगी हो गई, क्योंकि उनके लिहाज से जो वो यात्रा की तैयारी कर रहे थे वो अपवित्र हो गई, वो खंडित हो गई। थूक जिहाद पर विवाद यहाँ खड़ा हुआ। अगली तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कावड़ियों में बहुत नाराजगी थी। और उसके बाद ये देखिए, आरोपी जब सलाखों के पीछे पहुंच गया और पुलिस वालों ने वो तस्वीर कावड़ियों को दिखाई, तब जाकर उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और तब जाकर ये जो उनकी यात्रा थी वापस शुरू करने के लिए पुलिस ने कदम उठाए। पुलिस ने कैसे कदम उठाए, अगली तस्वीर दिखाइए। दरअसल पुलिस ने पहले तो ये तस्वीर दिखाई कि कैसे उस शख्स को सलाखों के पीछे कर दिया गया है, और अगली तस्वीर ऐसे है कि उन्हें रवाना करने के लिए कावड़ियों को, वो कावड़िया कैसे लेकर जाएंगे अपना पूरा कावड़, उसका भी बंदोबस्त पुलिस ने ही किया। कावड़ मंगवाया उन्होंने हरिद्वार से, तब जाकर कावड़िए रवाना हुए। और चलिए हुआ क्या था, पूरी खबर आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ पर थूकने का विवाद सामने आया। कावड़ पर थूकने को लेकर कावड़ियों में गुस्सा था। पुलिस ने आरोपी उस्मान को उसके बाद गिरफ्तार किया। शख्स का नाम उस्मान है, जिसने कावड़ पर थूक दिया, जो बहुत पवित्र माना जाता है, उसको थूक कर यात्रा खंडित कर दी। अब सलाखों में उस्मान पहुंच चुका है, जिसके बाद कावड़ियों का जो गुस्सा है वो शांत हुआ। जो श्रद्धालु कावड़ लेके जाते हैं उनका गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने दोबारा हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई और उसके बाद इस जत्थे को रवाना किया। पुलिस उस्मान के खिलाफ अब केस दर्ज कर आगे का मामला बढ़ा रही है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर हैरानी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को हुई कि पहले तो खाने में थूक जिहाद होता था, अब सीधे कावड़ पर ही थूक कर ये पूरा मामला सामने आया है। इसको लेकर एसपी सिटी मुजफ्फरनगर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी।
पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। देखिए, उस्मान तो पकड़ा गया, लेकिन अब ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तस्वीर दीजिएगा, तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल हिंदू संगठन अब जांच आगे बढ़ा रहे हैं फिर से। वो कह रहे हैं कि वो चेकिंग अभियान चलाएंगे। चेकिंग अभियान की तस्वीर ये देख रहे हैं आप। कांवड़ रूट पर चेकिंग अभियान कैसे चल रहा है, क्योंकि अब ये तस्वीरें जायज लगती हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। थूक जिहाद का मामला हमने देखा और अब तो कांवड़ पर ही थूक दिया गया है। भगवान वराह की ये तस्वीर दी जा रही है। वहां पर उस पूरे रूट पर चेकिंग अभियान के दौरान यशवीर महाराज, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में भी चलाया था अभियान, मुरादनगर में भी चलाया था और अब गाजियाबाद में अभियान चला रहे हैं। गाजियाबाद में चेकिंग अभियान चलाया है उन्होंने। पूरी डिटेल आपको देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि कांवड़ रूट पर यशवीर महाराज ने फिर से चेकिंग अभियान चलाया है गाजियाबाद में। हिंदू संगठन सब एक साथ आए। वीएचपी समर्थक और यशवीर महाराज गाजियाबाद पहुंचे हैं। कांवड़ रूट पर ढाबों में ये चेकिंग अभियान चला गया, जिससे यहां पहचान वाला फरेब ना हो। हिंदू दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर बांटी गई। उनसे यह अनुरोध किया गया है कि इस तस्वीर को वो लगाएं। हिंदुओं की दुकानों पर भगवा ध्वज भी इनकी तरफ से लगाए गए हैं, यशवीर महाराज की तरफ से। यशवीर महाराज क्या कह रहे हैं इस तरह के खुलासे होने के बाद, इस तरह की खबरें आने के बाद, अपनी पहल को लेकर, उन्हें सुनिए। हमारा तो कार्य केवल ये है, हम अपने सनातन धर्म के जो हमारे भाई खाद्य पदार्थ की दुकानें चलाते हैं, होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, वहां पर जाएंगे और भगवान वाराह का चित्र देंगे, ओम का ध्वज देंगे और ये संदेश देंगे सनातन धर्म के लोगों और हमारे कावड़ लाने वाले बंधुओं, जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां निश्चित होकर के आंख बंद करके भोजन कर लेना। वहां थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग नहीं है, वहां आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। और चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे अब योगी आदित्यनाथ पूरे रूट का एरियल सर्वे कर रहे हैं। जरा वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि थूक जिहाद के मामले ऐसे में एहतियात बरतते हुए तैयारी कैसी है इसका निरीक्षण खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कांवड़ रूट पर जो चेकिंग अभियान चला है, जिस तरह की व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए और इसमें टेक्स्ट गलत लगा हुआ है। अमित आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दे दें कि हवाई सर्वेक्षण कैसे हुआ है। जरा तस्वीर के साथ अब जानकारी आपको देते हैं। आपको बताएं, सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक हवाई सर्वेक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है। खान पान की वस्तुओं में थूकने वालों पर सख्ती बरतें, यानी निर्देशित कर दिया है मुख्यमंत्री ने, ताकि कांवड़ यात्रा की शुचिता पर कोई आंच न आए। कांवड़ रूट पर सफाई, विद्युत और प्रकाश की उच्च कोटि सुविधा होनी चाहिए, जिससे जो श्रद्धालु जाएं उन्हें कोई समस्या ना आए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा और आस्था का सम्मान, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कांवड़ यात्रा में अव्यवस्था फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जगह जगह पंडाल, खान पान की जो व्यापक सुविधा हो वो सुनिश्चित की जाए। उनकी तरफ से ये सारे निर्देश दे दिए गए हैं और हवाई सर्वेक्षण के साथ उन्होंने बता दिया है कि तैयारियां पुख्ता होनी है, क्योंकि 11 जुलाई से शुरू होनी है। लेकिन आपको बताएं, इस बीच हरिद्वार प्रशासन ने एक फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है, क्या निर्देश दिए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। रूट पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जाएगा, उन्हें पर्दे से ढक दिया जाएगा। डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी इस वक्त चल रही है। हरिद्वार में दर्जनों शराब की दुकानों पर, आपको बताएं, रास्ते में पड़ती हैं, इस रूट पर पड़ती हैं, ऐसे में उन्हें ढकने का निर्देश दे दिया है। क्या कहा है जिला अधिकारी ने, जिला आबकारी अधिकारी ने, उन्हें सुनिए। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अधवरता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें।
इस बीच आपको बताया दिल्ली से भी ये मांग उठने लगी कि दिल्ली में भी बैन किया जाए। क्या बैन किया जाए, क्या मांग है, बताते हैं। दिल्ली में अब मीट और शराब की दुकानें बंद करने की मांग हो रही है। सावन महीने के दौरान दुकानों को बंद करने की मांग रखी गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा ने ये मांग उठाई है कि अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो दूसरा तरीका भी उनकी तरफ से ये भी कहा गया है। मांग के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। सभी दुकानों पर भगवा झंडा और नेम प्लेट भी अनिवार्य करने की बात वो कर रहे हैं। इस बार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर भी आएंगे तरविंदर मारवा, ये बात कह रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस यात्रा को पूरी पवित्रता से होनी चाहिए। रास्ते में कोई मीट की दुकान आ रही है, कोई आ रही है शराब का ठेका आ रहा है, लोग शराब बाहर लेकर कहीं वो पौवा सा लेते हैं, वहीं पीनी शुरू कर देते। तो इसलिए हमारी जो यात्रा है, दुकानें बंद होनी चाहिए। वो दिल्ली सरकार का दिन है, हम मुख्यमंत्री पे पूरा प्रेशर डालेंगे। इसीलिए होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है कि हम पूरा एमएलए मिलकर प्रेशर डालेंगे कि जहाँ पर कावड़ की यात्रा जाएगी वहाँ पर आप शराब की दुकानें बंद कर दो। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब भाषा विवाद की बात कर लेते हैं। एमएनएस ने, आपको याद होगा कि कारोबारियों को पीटा, निवेशकों को पीटा, आम लोगों को पीटा, जो हिंदी बोल रहे थे, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें पीटा। उसके बाद व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया क्योंकि कारोबारियों को भी पीटा गया, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन ये विरोध भी एमएनएस को पसंद नहीं आया और विरोध के बदले विरोध वाली रणनीति उतारी उन्होंने। यानी उनके मन की चलेगी सारी चीजें, वो गुंडागर्दी करें, हिंदी का विरोध करें, ये भी इसमें भी उन्हें दबदबा चाहिए। और अगर व्यापारी अपनी बात रखें और प्रदर्शन करें तो इसको भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पूरा महाराष्ट्र उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी मर्जी से उठेगा, उनकी मर्जी से बैठेगा। पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कैसे हालात यहाँ पर प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन के दिखाई दिए। व्यापारियों से कैसे गुंडागर्दी की गई है, पहली तस्वीर देखिए आप। गुंडागर्दी की तस्वीरें आम हो गई हैं, कहीं थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, कभी पत्थरबाजी कर दी जा रही है निवेशकों के दफ्तर पर, और ये तस्वीरें आम है। और दूसरी तस्वीर देखिए, व्यापारियों ने अपनी आवाज मुखर करने की कोशिश की क्योंकि महाराष्ट्र भी तो भारत का हिस्सा है। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र अलग देश है जहां पर हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते। तो ऐसे में व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन अब उसके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हुआ। क्या है पूरी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर विवाद लगातार चल रहा है, आप जानते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को पीटा था। एमएनएस के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन की अनुमति ली, बकायदा इजाजत लेकर वो सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अब व्यापारियों के खिलाफ एमएनएस भी सड़क पर उतर आई। एमएनएस ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मोर्चा खोल लिया। उनकी मनमर्जी चल रही है, ऐसा लग रहा है। जैसा वो चाहेंगे किसी को थप्पड़ मार देंगे, पत्थरबाजी कर लेंगे, प्रदर्शन हो रहा होगा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर लेंगे। और इन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला। गुंडागर्दी और प्रदर्शन क्या साथ साथ चलेंगे, ये प्रश्न है, क्योंकि गुंडागर्दी भी वही कर रहे हैं और अगर उसका कोई विरोध करके प्रदर्शन करे तो ये भी प्रदर्शन करने लग रहे हैं। ये चल क्या रहा है? व्यापारियों को प्रदर्शन से भी क्या अब रोका जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो एमएनएस कार्यकर्ता कूद पड़े मैदान में, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उनको डिटेन कैसे किया गया, जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र की तरफ तस्वीर दीजिए, ये देखिए। बिना प्रदर्शन की परमिशन के ये सड़कों पर उतर आए क्योंकि व्यापारी उतरे हुए, वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ऐसे में बिना परमिशन के इन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इन्हें कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या कह रहे हैं, सीधा संदेश क्या दे रहे हैं, उन्हें सुनिए। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। तो देखिए, कार्रवाई ये तो बता रही है कि मनमानी नहीं चलेगी, ना भाषा को लेकर, ना इस तरह से अपनी मनमर्जी को लेकर। इसी के साथ प्रहार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे ब्रिक्स से डर गए हैं ट्रंप। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी।